गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 और 12 अक्टूबर का करंट अफेयर। इसके पहले की जो करंट अफेयर की क्लास है वो चैनल पर अपलोड है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। आपको पता है अभी हाल ही में सारे क्षेत्रों के नोबेल प्राइज दिए गए हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सारे विद्यार्थी अपने अपने एग्जाम्स के लिए इस करंट की क्लास को लेंगे अच्छे से, और यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे प्रॉमिस किया जाता है कि आपके जो सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो इसी क्लास से आ जाएंगे। इसके बाहर आपको कोई भी करंट की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास से हम लोग ना केवल करंट अफेयर पढ़ते हैं बल्कि इससे हम लोग जितनी भी चीजें रिलेट होती हैं, इससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी क्वेश्चन में रहता है वो हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और बात करें स्टैटिक जीके की तो इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर कर लेते हैं। आने वाली क्लास में हम लोग और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। और आज का हमारा जो मोटिवेशन कोटेशन है वो है, लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं होते हो। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन जब तक आप सफल नहीं होते हो तब तक आपकी मेहनत की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको सफल होना पड़ेगा, वो चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, क्योंकि लोगों की नजर में सफल होना ही क्या है, जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपकी मेहनत को नहीं देखा जाता, आपकी सफलता को देखा जाता है। कहते नहीं कि मतलब मेहनत के टाइम पर आप अकेले रहते हो, सफलता के टाइम पूरी दुनिया साथ आ जाती है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, मेहनत। आपको क्या करना है, सफल होने के लिए अपने मेहनत पे विश्वास करना है, और उसके बाद किस्मत पे नहीं, मेहनत पे विश्वास करना है। इसी के साथ हम क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नोबेल प्राइज से। आपको पता है कि विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है वो है नोबेल प्राइज, जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इसके पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल प्राइज की बात करें तो एक अल्फ्रेड नोबेल नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल नाम एक व्यक्ति हुआ करते थे। अल्फ्रेड नोबेल नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने किया था डायनामाइट की खोज। किसकी खोज किया था? डायनामाइट की खोज किया था। और आपको पता होना चाहिए कि डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इन्होंने खोज तो अपनी पूरी जिंदगी लाइफ जो है वो डायनामाइट खोज करने में लगा दिया। एंड डायनामाइट खोज करने के बाद इन्होंने सोचा कि मैंने क्या किया है, एक बहुत ही बेकार काम कर दिया है। एक बहुत ही दुनिया को नष्ट करने वाला काम कर दिया है। तो इन्होंने इस डायनामाइट से खोज से इन्होंने जितनी भी इनकी संपत्ति थी उन्होंने क्या किया, एक प्राइज बना दिया, अवार्ड बना दिया कि जितने भी हमारे पूरी लाइफ की संपत्ति है वो हम क्या करेंगे, एक अवार्ड इन्होंने बनाया जिसका नाम था नोबेल प्राइज। इसी नोबेल प्राइज के जरिए ये क्या करते हैं, इनकी संपत्ति जितनी भी है वो दे दिया जाता है इसी प्राइज में। ठीक है, तो इसका नाम इसी से पड़ा, इन्हीं के नाम पर पड़ा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे इनका ये जो अवार्ड का नाम पड़ा है नोबेल प्राइज, जिसकी शुरुआत 1901 में होती है। और ये शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से क्षेत्र थे? तो क्षेत्र की बात करें तो ये दिया जाता था फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके क्षेत्र में फिजिक्स, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता था, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता था। और बात करें यहाँ पर बायो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड बायो के क्षेत्र में दिया जाता था। मेडिसिन जिसे आप लोग बोलते हो, एंड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। और बात करें किसके क्षेत्र में दिया जाता था, शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, और बात करें शांति 1 2 3 4 5 हो गया। जो अर्थशास्त्र वाला है इसे 1960 के करीब में जोड़ा गया। ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया था, लगभग 1960 के करीब जोड़ा गया था इसे। और बात करें पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5। लेकिन अब बात करें अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो अब ये लगभग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और पूछा जाए कौन सा क्षेत्र था, वो अर्थशास्त्र है। कौन सा है? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। और बात करें इस क्वेश्चन में क्या बात किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में जो बात किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है 2024 के लिए रसायन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में नोबेल जो प्राइज दिया गया है, किसे दिया गया है?
और ये आपको बता दिया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है वो ये जो क्वेश्चन है इतने महत्वपूर्ण है कि आप आने वाले 1-2 साल के अंदर जब तक ये दूसरा पार्ट नहीं दिया जाता है तब तक ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे अल्टरनेट करके। कभी आपका मेडिसिन के क्षेत्र का पूछ लेगा, कभी आपका फिजिक्स के क्षेत्र का पूछ लेगा, कभी रसायन का, कभी शांति का, तो कभी इकोनॉमिक का। तो आज हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये जो रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया था, रसायन का मतलब होता है कि जो रसायन विज्ञान होती है, रसायन जो विज्ञान होती है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जो एक यूनिक काम हो, ठीक है। तो एंड वो अवार्ड इन्हें ही दिया जाता है जो भी रसायन के क्षेत्र में अच्छा काम करता है पूरे विश्व में, ठीक है। एक यूनिक काम कर दिया जाता है, ये नहीं कि जो पहले हो चुका है, जो हो चुका नहीं, एक नई खोज अगर कोई करता है तो उसी क्षेत्र में क्या किया जाता है, ये अवार्ड उसी व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो बात करें डेविड बेकर एंड हेमिस हस्बिस और जॉन जंपर, इन तीनों लोगों को क्या दिया गया है, इन तीनों लोगों को 2024 में रसायन के क्षेत्र का अवार्ड दे दिया गया है, नोबेल प्राइज, ठीक है। रसायन का जो नोबेल प्राइज दिया गया वो इन्हीं तीनों लोगों को दे दिया गया है। बात करें इन्होंने खोज क्या किया था, तो उन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर का खोज किया था। किसका? प्रोटीन के स्ट्रक्चर का खोज किया था। इन्होंने प्रोटीन को क्या किया, डिकोड किया, प्रोटीन को डिकोड किया, ठीक है। इसीलिए इनको क्या किया गया है, इसीलिए इन्हें 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है। बात करें ये जो हमारे व्यक्ति है ये कहाँ कहाँ गए हैं, तो आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा कि जो डेविड बेकर है, बेकर से आप कैसे याद कर सकते हो कि जो बेकरी वाले होते हैं, जो बेकरी वाले ब्रेड वगैरह बनाते हैं, कुछ रासायनिक क्रिया करके ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लेना कि रसायन का जो क्षेत्र का अवार्ड दिया गया है डेविड बेकर को दिया गया है, ठीक है। और हेमिस हस्बिस की बात करें, हेमिस हस्बिस की बात करें और जॉन जंपर, आप ब्रेड खाते हो तो जंप भी करते हो, ऐसे करके ट्रिक बना के आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। बात करें डेविड बेकर की, तो ये जो बेकर साहब है ये हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से पढ़े हैं जो कि यूएसए में है। तो बेकर साहब कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और बात करें डेनिस हस्बिस की, तो ये दोनों यूनाइटेड किंगडम के हैं। कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के हैं, यूके के हैं या ब्रिटेन के आप बोल सकते हो। कौन कौन से हैं? डेनिस का याद ऐसे रख सकते हो कि आप लोग जो यूके वाले हैं बहुत डामिस है, ठीक है। क्या है? बहुत ही डामिस है, बहुत ही क्या है, दुष्ट है, क्योंकि इन्होंने सारे देशों को क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। और बात करें जॉन जंपर, जो दुष्ट लोग रहते हैं वो बहुत जंप भी करते हैं, क्या करते हैं, बहुत उछलते कूदते हैं। तो जॉन जंपर साहब कहाँ के हैं, तो ऐसे करके आप याद कर लो, ब्रिटेन के लोग बहुत क्या है, डामिस है, और जो डामिस लोग होता है वो जंप भी करता है। तो जंपर और एंड जो डेविस है, डामिस है, डेनिस में डामिस भी पढ़ सकते हो, ठीक है, याद करने के लिए। तो ये दोनों कहाँ के, यूके के हैं। बात करें डेविड बेकर की, तो अमेरिका वाले क्या खाते हैं, डेविड, इनके नामों के पहले डेविड वगैरह लगा रहता है, ठीक है, डेविड लगा रहता है, तो ये अमेरिका को जाते हैं। डेविड बेकर अमेरिका के, अमेरिका वाले ब्रेड बहुत खाते हैं, ठीक है, जिसके कारण की लेंथ वगैरह भी काफी अच्छी होती है। तो ये अवार्ड नामित कौन करती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस क्या करती है, इस अवार्ड को नॉमिनेट करती है। बात करें अगला हमारा जो अवार्ड है, अगले अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, अगले अवार्ड की हम बात करते हैं, बात करें साहित्य का जो नोबेल दिया गया वो किसे दिया गया है, तो बात करें साहित्य के नोबेल की, तो साहित्य का इस बार जो नोबेल दिया गया है, साहित्य का, इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो। साहित्य का 2024 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज जो दिया गया वो किसे दिया गया है, और ये इस देश का पहला नोबेल प्राइज है, मतलब इस क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज है, वो किसे दिया गया है, दक्षिण कोरिया की एक महिला है, दक्षिण कोरिया की एक महिला है, इसे दिया गया है। दक्षिण कोरिया की एक महिला है जिसका नाम है हान कांग, क्या नाम है, हान कांग नाम है। आप एक देश का नाम सुना होगा हांगकांग, एक देश का नाम है हांगकांग नाम देश है, जो कि एक चाइना का ही देश मानता है ये, ठीक है, चाइना इसे अपना देश मानता है। तो एक देश का नाम है हांगकांग, वहां से याद कर सकते हो कि हांगकांग एक महिला है। इनकी एक रचना है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द वेजिटेरियन, क्या नाम है, द वेजिटेरियन नाम है। इसी पुस्तक के लिए, इसी बुक के लिए, इसी रचना के लिए साहित्य का जो नोबेल है 2024 में किसे दिया गया है, दक्षिण कोरिया की एक महिला है जिनका नाम है हान कांग नाम है, इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। तो साहित्य वाला भी इंपॉर्टेंट है। और बात करें रासायनिक का, तो अभी आपने पढ़ा डेविस हो जाते हैं, ठीक है, डामिस जिसे अपन, तो डेनिस और जंपर जी और एक डेविड जी है, ठीक है। तो डेविस एंड जंपर और कौन है, और एक लोग हैं, जंपर है और डेमिस है और एक ये बेकर तो है, इन्हें क्या किया गया, रसायन का क्षेत्र दिया गया है। बात करें साहित्य के क्षेत्र का, तो हान कांग को दिया गया है। ये कहाँ के हैं,
दक्षिण कोरिया की हैं। दक्षिण कोरिया का ये साहित्य का पहला अवार्ड होता है। ठीक है, बात करें शांति का अगर बात करते हैं लोग, तो शांति का अवार्ड इस बार किसी व्यक्ति को दिया नहीं गया है। शांति का जो अवार्ड दिया गया है वो जापान की एक संस्था है, इस जापान की संस्था को दिया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो। क्या नाम है? निहोन हिंदाक्यो नाम है। ठीक है, निहोन हिंदाक्यो नाम है। इस बार शांति का जो नोबेल प्राइज दिया गया है, शांति का नोबेल जो प्राइज दिया गया है, ये क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है। शांति का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किसे दिया गया है? इसका नाम है निहोन, क्या नाम है? निहोन हिंदाक्यो। क्या नाम है? निहोन हिंदाक्यो नाम है। और ये क्या है? ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कहाँ की है? जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। तो इस बार जो शांति का अवार्ड है वो किसी को भी नहीं दिया गया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है? जापान की है। बात करें ये काम क्या किया था, इसने काम क्या किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जापान में एक परमाणु बम का यूज किया गया था। ठीक है, परमाणु बम का यूज किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त, 2 बार किया गया था। 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा पे ये परमाणु बम इनके ऊपर गिराया गया था। जब परमाणु बम गिराया गया था तो उसकी जितनी भी हानि या फिर जितना भी नुकसान या जितना भी परिणाम निकला, इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या किया? इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिकॉर्ड किया कि हमारे अगर देश का ये हाल है, अब तक यहाँ जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो भी लंगड़े लूले ही पैदा होते हैं, और जो परमाणु बम का रेडिएशन था अब तक भी वहां पर समाप्त नहीं हुआ है। तो इसी को देखते हुए कि आने वाले टाइम में ये दोबारा कहीं पर घटित ना हो, ये घटना परमाणु बम और जो हाइड्रोजन बम वगैरह ये बना रहे, कोई भी कंट्री किसी और जगह ये कि गलती से क्या करें, गलती से कितना भी लड़ाई कर ले, लेकिन ये जो परमाणु बम है और ये जो हाइड्रोजन बम है, जो एटम बम है और ये जो हाइड्रोजन बम है, इसे कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी जगह पर इसे गलती से या फिर कोई कितना भी कंडीशन खराब हो जाए, लेकिन इसका प्रयोग दोबारा पूरे विश्व में कहीं पर ना हो, क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम होता है बहुत ही घातक होता है। इसी की चेतावनी या इसी का अध्ययन किसने किया था? ये जो कंपनी है जिसका नाम क्या है? निहोन हिंदाक्यो है। ये क्या करती है? ये जो न्यूक्लियर कर रहे थे कि जो नोबेल का पीस प्राइज है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है जापान की एक संस्था है जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो नाम है। क्या नाम है? निहोन हिंदाक्यो नाम है। और इससे किस वर्ग के लिए दिया गया है? तो इन्होंने दुनिया में दोबारा परमाणु बम या हाइड्रोजन बम ये सब दोबारा कहीं पर भी ना यूज हो, इसलिए इसे क्या किया गया है? इसलिए इस संस्था को नोबेल का शांति प्राइज दिया गया है। बात करें हाइड्रोजन बमों के खिलाफ जो हो रही दूसरी वर्ल्ड वॉर की कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है 1956 में होती है। कब होती है? 1956 में होती है। और इसीलिए इसे क्या किया गया है? 1955 में वर्ल्ड इसकी कॉन्फ्रेंस होती है और स्थापना 1956 में हो जाती है। ठीक है, और दोबारा से जो ये न्यूक्लियर बम है इनका यूज ना हो, इसी का ये क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या किया गया है? इसीलिए इसको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। बात करें ये जापानी जो संगठन है जिसका नाम क्या है? निहोन हिंदाक्यो नाम है। ये जापान की है और इसमें हिरोशिमा नागासाकी हमले के पीड़ित शामिल परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम चलाई। ठीक है, इन्होंने एक क्या चला? इन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें हिरोशिमा नागासाकी हमले में जो भी दुष्प्रभावित हुए थे लोग, ठीक है, जो भी दुष्प्रभावित लोग हुए थे, ठीक है, पीड़ित इसमें जो शामिल है, और उसके बाद इनको दिखाते हुए पूरे वर्ल्ड में कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप इसका दोबारा यूज करते हो तो यही हाल फिर होगा आने। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? सभी देशों को चिताया है, बताया है, एक हिसाब से जागरूक किया है। इसी जागरूकता के लिए इन्होंने क्या किया गया है? 2024 का पीस प्राइज दिया गया है। बात करें, ये देख लीजिए आप, ये है आपके नागासाकी हिरोशिमा की पिक्चर, जिसमें आपको सारी चीजें दिख रही है कि सारी चीजें क्या हो गई थी? एकदम हवा में कन्वर्ट हो गई थी, मतलब सब कुछ बेकार हो गया था। ठीक है, ये रहे आपके जापान के कुछ लोग, और ये रहा इसका कुछ सिंबल आप इसका देख सकते हो। निहान जो हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सिंबल जो इस तरीके का है कुछ। ठीक है, बात करते हैं हम लोग साहित्य का। तो साहित्य का भी हमने बताया कि साहित्य का जो नोबेल प्राइज दिया गया वो हांगकांग को दिया गया। किसे दिया गया है? हांगकांग को दिया गया है। इनकी एक रचना है द वेजिटेरियन। कौन की रचना है? द वेजिटेरियन इनकी एक रचना है। ये यहाँ पर लिखा है हांगकांग, इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, और इनकी एक रचना है द वेजिटेरियन इनकी एक रचना है। इसी रचना के लिए इन्हें क्या दिया गया है?
2024 में साहित्य का नोबेल दिया गया है। 2024 में जो साहित्य का नोबेल है वो इन्हीं महिला को दिया गया है और ये दक्षिण कोरिया का पहला अवार्ड होता है। ठीक है, बात करें आगे हम लोग तो ये है हान कान। ठीक है, नोबेल का जो साहित्य का है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है हान कान, एक महिला है जो कि कहां के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। लिटरेचर 2024 का अवार्ड इन्हें ही दिया गया है। इनकी रचना भी हमने बताया, रचना भी याद होना चाहिए आपको। और द वेजिटेरियन इनकी क्या है? रचना है। इसी रचना के लिए इन्हें दिया गया है, जिसमें क्या किया गया है? इस रचना में इन्होंने क्या बताया है? महिलाओं, इन्होंने ये बताया कि कहीं पर अगर युद्ध वगैरह होता है, आक्रमण वगैरह होता है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी झेलते हैं वो कौन झेलते हैं? तो बच्चे या तो फिर महिलाएं होती है। तो इन्हीं महिलाओं को आगे अप करने के लिए, ठीक है, महिलाओं को आगे क्या करने के लिए? स्टेप अप करने के लिए महिलाओं के लिए जागरूक किया है पूरे वर्ल्ड को कि जो भी अगर कहीं पर भी कुछ भी आक्रमण अटैक वगैरह होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी कौन झेलता है? बच्चे झेलते हैं या फिर महिलाएं झेलती हैं। बात करते हैं हमारे जो फिजिक्स का भी नोबेल दिया जा चुका है, और फिजिक्स का जो नोबेल दिया गया है वो 2 व्यक्ति को दिया गया है। किसे दिया गया है? 2 व्यक्ति को दिया गया है। बात करते हैं, एक है जेफरी ई हिंटन और एक का नाम है जॉन जे हॉपफील्ड। चलिए बात करते हैं कि इनकी, तो ये कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं। और ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? ये आपके हैं एक कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। बात करते हैं इंग्लैंड के थे लेकिन कनाडा में आके रहने लगे और वहीं पर क्या कर रहे हैं? अब रिसर्च कर रहे हैं। और बात करते हैं इन्होंने किया क्या है, इन्हें किस लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया? तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे बोला जाता है एआई, ठीक है, इन्हें एआई का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने एआई और मशीन लर्निंग में बहुत बड़ी छलांग, ठीक है, बहुत बड़ा क्या किया है? बदलाव किया है, बहुत बड़ी खोज किया है। ठीक है, एआई के क्षेत्र में एआई को एआई की बात करते हैं तो एआई के सेक्टर में इन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को बहुत आगे ले गए हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या किया गया? इसीलिए इन्हें जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को 2024 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। आप कैसे याद करोगे कि जो हॉपफील्ड है वो कहां के यूएसए के हैं? तो देखो यूएसए सारी दुनिया का एक हॉप है, हॉप का मतलब विश्वास। ठीक है, बात करें जेफरी और हिंटन की, तो आप लोग एक याद रखते हो नाम, मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो शहर है कहाँ का है? मॉन्ट्रियल जो शहर है वो कनाडा का एक शहर है। तो वहां पर भी टा आ रहा है, यहाँ पर भी टा आ रहा है। तो ऐसे करके आप याद कर लेना कि जो हिंटन साहब है वो कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। चलिए बात करते हैं नोबेल प्राइज से जितने भी अवार्ड थे आपका, वो चाहे केमिस्ट्री का हो या साहित्य का हो या शांति का हो या फिर भौतिक का हो, बाकी 2 और बच रहे हैं, एक इकोनॉमिक का बच रहा है, एक मेडिसिन का बच रहा है। उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे क्योंकि वो अभी दिया नहीं गया है। अगर वो दिया जाता तो उसे भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। और हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे भारत की दृष्टि से। ठीक है, हमारे भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। तो बात करें अभी हाल ही में हमारे भारत के कुछ राज्यों में चुनाव कंडक्ट हो रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हो चुका है चुनाव, हरियाणा में कंडक्ट हुआ, यहाँ पर भी हो चुका और दोनों का परिणाम आ चुका है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कौन जीता है? तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीती है। ठीक है, कौन जीता है? कांग्रेस जीती है। और बात करें इसमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हरियाणा के बारे में, किसके बारे में पूछा जा रहा है? हरियाणा के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने हरियाणा में जो विधानसभा की सीटें हैं कितनी है? 90 सीटें हैं। 90 सीटें हैं और इसी 90 सीटों पर क्या होता है? चुनाव कंडक्ट होता है जिसमें आपकी पार्टियां लड़ती हैं। जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, आम आदमी पार्टी होती है और वहां की जो लोकल पार्टियां छोटी मोटी होती है वो होती है। ठीक है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय लोकदल है। तो इन पार्टियों के बीच क्या होता है? कंपटीशन रहता है, चुनाव होता है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो हरियाणा विधानसभा में जो बहुमत हासिल करती है वो कौन सी पार्टी करती है? जो बहुमत हासिल करती है वो कौन सी पार्टी हासिल करती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको पता है कि जो 90 विधानसभा सीटें हैं इसमें जो विन कौन करेगा? जो आपको 45 से 1 सीट ज्यादा लाएगा, क्योंकि 45 गुना 90, ठीक है, 45 से 1 सीट जो ज्यादा लाएगा वही क्या करेगा? वही इसका विनर रहेगा। तो 45 से 1 सीट ज्यादा कौन लाता है? 48 सीट लाती है। कौन लाती है? बीजेपी लाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जिसकी सरकार थी उसी की सरकार फिर से बन जाती है। ठीक है, नायब सिंह जो सैनी थे, सरकार इनकी थी, इन्हीं की सीट बन जाती है। इन्होंने 90 में से 48 सीटें जीता। ठीक है, बात करें कांग्रेस यहाँ पर हार जाती है, लेकिन जीती कहां पर है? जीती कहां पर है कांग्रेस? ये जीत जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार जाती है एंड कांग्रेस जीत जाती है। और हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में
हरियाणा में बीजेपी आपकी जीत जाती है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। कितनी सीट लाती है? 48 सीट लाती है और 39 सीट के करीब कांग्रेस यहाँ पर लाती है। तो यहाँ पर जो सरकार बनती है बीजेपी की सरकार बनती है। ठीक है, बात करें मुख्यमंत्री की, तो अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लिया गया है, जब लिया जाएगा तो आगे आपको बताया जाएगा। चलिए बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और आपको ये भी पता होगा कि हरियाणा की स्थापना कब होती है? 1966 के करीब होती है। ठीक है, और बात करें इसकी जो कैपिटल है हरियाणा की, वो क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक आपको पता है, चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और ये दो राज्यों की एक सेम राजधानी है, एक पंजाब की और हरियाणा की। ठीक है, इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो बीजेपी के कुछ उम्मीदवार हैं, यहाँ पर राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर भाग ले रहे थे। तो बात करें जो बीजेपी है, ये 48 सीटें जीतती है। कितनी सीटें जीतती है? 48। और जो कांग्रेस है वो लगभग 37-38 सीटों के करीब जीतती है, और जो बचती सीटें हैं वो अदर जो लोकल दल की जो पार्टियां हैं वो जीत लेती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नायब सिंह सैनी है, हमारे जो इसके पहले के सीएम थे, उन्हें फूल के साथ क्या किया जा रहा है? कांग्रेचुलेशन किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि जो बीजेपी के मुख्य लीडर हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे भारत में एक ही मिनिस्टर है जिनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि सारे लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। इनका जो वर्क है वो काफी अच्छा वर्क है। हमारे भारत में बात करें तो हमारे भारत में पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारे भारत जो है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है रोड के मामले में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोड की बात करें तो अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पे आता है। वो किसके कारण संभव हो पाया है? इन नितिन गडकरी के द्वारा ही हो पाया है। ये क्या कर रहे हैं? ये लगातार हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं। प्रत्येक दिन लगभग 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की रोडें बनती हैं, आपको पता है। और नेशनल हाईवे की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे है वो हमारे यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है। और इसी नेशनल हाईवे पर आपको ऐसी सुविधा विकसित कर देना कि आप आपको घर पे जो सुविधा आपको मिलती है, जैसे चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो आने जाने की सुविधा, वहां पर हॉस्पिटल वगैरह हो, चार्जिंग स्टेशन हो, इन सबसे रिलेटेड जो भी आपकी सुविधाएं हैं, इन्हीं को विकसित करने के लिए हाल ही में क्या किया गया है? एक मिशन शुरू किया गया है, एक नीति शुरू की गई है। किसके द्वारा? हमारी रोड मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको बताना है कि कौन सा मिशन शुरू किया गया, कौन सी नीति शुरू किया गया, जिसमें आपको रोड के बगल में घर जैसी सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यही आपको बताना है, यही आपको बताना है। तो आपको पता होगा एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है हम सफर एक्सप्रेस। ठीक है, एक ट्रेन चलती है हम सफर एक्सप्रेस। इसी से आप याद कर लो कि हम सफर नीति स्टार्ट किया गया। कौन सी नीति? हम सफर नीति स्टार्ट किया गया है। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है, उसके बगल क्या करना? शौचालय विकसित करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन करना, ठीक है, ठहरने के लिए सुविधाएं विकसित करना। ये जो मिशन किया गया, नीति शुरू की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, यात्रियों को घर जैसी सुविधाएं देना, यात्रियों को घर जैसी सुविधाएं देने के लिए इस नीति को लागू किया गया है। और ये कौन कर रहा है? हमारे नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, जिनके पास क्या है? रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्हीं के अंतर्गत पूरा काम करती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक डिजीज से संबंधित क्वेश्चन है। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि जो WHO है, किसी भी देश से कोई भी बीमारी अगर समाप्त होती है तो ऑफिशियली कौन बताता है? वो बताता है हमारा WHO। कौन बताता है? WHO बताता है। और WHO क्या करता है? कोई भी देश में अगर कोई भी बीमारी समाप्त होती है या फैलती है तो सबसे पहले एडवाइजरी कौन जारी करता है? WHO करता है। आपको क्या करना पड़ता है? सारे आपके जो कागजात होते हैं वो सारी रिपोर्टें WHO के पास भेजना पड़ता है। तो वो क्या करता है? आपको ऑथेंटिक तरीके से प्रमाणित करता है कि जो भारत है अपने यहाँ पे पूर्ण तरीके से इस बीमारी को समाप्त कर दिया है। बात करें हाल ही में भारत में किस बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर लिया पूर्ण तरीके से, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बीमारी है जो कि आंखों से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है? आंखों से संबंधित बीमारी है, जिसका नाम है ट्रैकोमा। हाल ही में भारत ने क्या किया है? हाल ही में भारत ने इसे पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया है। और इसकी पुष्टि कौन करता है? WHO करता है। कौन करता है? WHO करता है। हाल ही में भारत से कौन सी बीमारी समाप्त हो चुकी है? ट्रैकोमा। ठीक है, ये एक आंखों से संबंधित बीमारी है।
ठीक है, किससे संबंधित बीमारी है? आंखों से संबंधित बीमारी है, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। बात करें और चीजें की, तो जो टीबी समाप्त करने का जो मिशन है भारत कब तक रखा है? टीबी समाप्त करने का जो मिशन है भारत 2025 तक। ठीक है, 2025 तक भारत क्या करेगा? अपने देश से टीबी समाप्त कर देगा। बात करते हैं आगे थोड़ा सा ट्रैकोमा बीमारी के बारे में। तो ट्रैकोमा जो बीमारी है, अभी हमने बताया कि ये आंखों नाकों से स्त्राव होने के कारण, ठीक है, किसके कारण होता है? इसका नाम याद रख लेना, जो एक ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया है, इसी के कारण ये बीमारी होती है। आंखों में संक्रमण होता है और धीरे धीरे ये आपके नाक, कान और गले, इन सब में क्या होता है? इन सब में वायरस फैल जाता है। ठीक है, मतलब फैल जाती है बीमारी, और जिसके कारण आंख में, लेकिन ये ज्यादा क्या करता है? और ये फैलता किससे है? आपके पॉल्यूटेड जो इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब पॉल्यूशन के कारण ये फैलता है, गंदगी के कारण ये बीमारी फैलती है, जिसमें मक्खियां वगैरह इसके वाहक होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, बात करें और आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि WHO ने क्या किया है? प्रमाण पत्र दे दिया है भारत से, कि भारत ने क्या किया है? ट्रैकोमा नामक बीमारी को समाप्त कर दिया गया है। ट्रैकोमा नामक बीमारी जिसके तहत आंख से बहुत सारे क्या आते हैं? कीचड़ वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में हमारी जो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसने एक मिशन शुरू किया है। आपने देखा अभी हाल ही में ओलंपिक आयोजित होता है, जिसमें भारत का जो परफॉर्मेंस होता है बहुत ही बेकार होता है। बहुत सारे देश 100 से ज्यादा मेडल जीते, लेकिन भारत ने 6 मेडल जीता केवल, जिसमें से गोल्ड एक भी मेडल नहीं था। और ये सब किसके कारण था? हमारे भारत में स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपयुक्त ना होना, ये सब इसका मुख्य कारण था। यदि हमारे एथलीट को अच्छे कोच नहीं रहेंगे, उनको अच्छा संसाधन नहीं मिलेगा, तो वो अपनी प्रैक्टिस या तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर तैयारी नहीं कर पाएंगे तो वो किसी भी इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाएंगे। इसी को देखते हुए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो हमारी जो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, किसके पास है? ये हमारे मनसुख मंडाविया जी के पास है, जिसे खेल मिनिस्ट्री भी बोलते हो आप। तो इन्होंने क्या किया? हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, खेल मिनिस्ट्री है, ये क्या करती है? ये एक नीति तैयार करती है। ठीक है, और इस नीति में आपको बताना है कि क्या क्या कितने पिलर हैं, किन चीजों पर मुख्यतः ध्यान दिया जाएगा, इसी को आपको बताना है। ठीक है, इस नीति के तहत क्या किया जाएगा आपको ये बताना है। इसमें से तीन मुख्य बातें लिखी गई हैं, एक इसमें से बातें नहीं है, मतलब इसमें से एक पिलर नहीं है, उसी को आपको बताना है कि कौन सा पिलर नहीं दी इसमें, इस नीति में नहीं है। ठीक है, और ये किस लिए किया गया है? ये इसलिए किया गया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, आने वाले टाइम में वो चाहे ओलंपिक हो या फीफा हो, कोई भी खेल इवेंट होता है वर्ल्ड लेवल का या नेशनल लेवल का, तो उसमें हमारे जो प्लेयर है वो क्या करें? अच्छा परफॉर्मेंस करें। और ये कब संभव हो पाएगा? जब हमारे भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधा, खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे, अच्छी सुविधा विकसित की जाएंगी, अच्छी सुविधा विकसित किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, तभी ये क्या करेंगे? तभी ये वहां पर जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता को लक्षित करना, ये इसका क्या है? ये इसका मुख्य पिलर है, ये सही बात है। ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक विकास करना, उनका इकोनॉमिकल विकास करना, पैसे से रिलेटेड कोई भी मदद है वो सरकार करेगी, ये भी क्या है? इसका मुख्य पिलर है। और बात करते हैं लोकप्रिय संस्कृति में खेलों को शामिल करना, ठीक है, ये भी बात सही है, ये भी इसका मुख्य पिलर है। और बात करते हैं खेल उपकरणों के लिए सब्सिडी देना, तो ये गलत बात है। ठीक है, जब आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, आपको कोच उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वहीं पर वो आपके जितने भी खेल से संबंधित जो भी आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो तो आपको बैट्स बॉल जो भी होगा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अलग से खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। आप जहां जिस भी स्पोर्ट्स से उसमें जाओगे, आपको वहां पर वो सारी चीजें उपलब्ध होगी। तो ये इसका पिलर नहीं है, खेल उपकरणों के लिए सब्सिडी, ये इसका पिलर नहीं है। बाकी ये तीनों पिलर है। ठीक है, और बात करते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं इस नीति के बारे में। तो ये रहे आपके मनसुख मंडाविया जी, जो कि जिनके पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स है। ठीक है, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यही था। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारा क्या था? आज का लास्ट क्वेश्चन था। एंड उसके बाद इसके बाद की जो क्लास है, इसके जो बाद की क्लास है हम लोग कवर करेंगे। इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग उसमें कवर करेंगे 13 और 14। ठीक है, 13 और
14 अक्टूबर का करंट अफेयर। और आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है, आपको हमारी जितने भी कंटेंट है, क्वेश्चन है पसंद आते हैं, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर जाता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।